हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिप्यू ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल से क्या संबंध होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यह इसका बेसिक के अंदर देख चुके हैं। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हमने ये देखा कि किस प्रकार से दी गई इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करके हम देख सकते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उसके बाद कुछ डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस को लेकर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 4.2 की और 4.2 के अंदर किस प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और उसके रूट फाइंड किए जाते हैं, यह भी हमने सीखा था। अब हमारा आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है रूट फाइंड करना। रूट फाइंड करने के बाद नेचर ऑफ रूट्स, रूट का नेचर कैसा होता है, रूट तो हमारा पैरा 4.4 है नेचर ऑफ रूट्स, जिसे आज हमें पढ़ना है। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी शेयर कर दूं कि हम यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक एनसीईआरटी बुक से क्लासेस चला रहे हैं और एनसीईआरटी बुक के अंदर आपका काफ़ी सारा सिलेबस 2023-24 के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। और रिड्यूस सिलेबस के अंदर एक चीज़ महत्वपूर्ण गायब हो गई है। वह क्या गायब हो गई है? वह गायब हो गई है फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से का सॉल्यूशन हम फार्मूला मेथड से करते थे। एक फार्मूला होता था जिसे हम लगाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करते थे, वो यहाँ पर लगभग गायब हो चुका है। लेकिन नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पर दिया गया है। नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक के अंदर है। नेचर ऑफ रूट्स आपका पैरा 4.4 है, लेकिन ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है हमारे फार्मूले के ऊपर। पूरा फार्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों एक दूसरे से मिक्सअप है, फार्मूले के साथ ही इसका यूज़ किया जाता है। तो हम थोड़ा सा फार्मूले के बारे में भी समझ लेते हैं कि एक तरीका हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम 4.2 में पढ़कर आ रहे हैं। और नेक्स्ट तरीका हमारा है फार्मूला वाला। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस सेकंड तरीके की, सेकंड मेथड की बात करते हैं कि किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड यहाँ पर की जाती थी और की जाती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं कि रूट फाइंड करने का वह फार्मूला क्या था, क्योंकि उसी के बेस पर आपका नेचर ऑफ रूट रहने वाला है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अब हमारा काफ़ी सारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो यह मान के चलिए कि सारा का सारा वजन इस चैप्टर का ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स उठाएगा। मतलब इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, इसका महत्व इस चैप्टर के अंदर बहुत बढ़ जाता है। वैसे ही यह इस चैप्टर के अंदर 70% जान रखता था। मतलब कुल नंबरों का 70% चैप्टर, यदि 10 नंबर का कहीं है तो उसके अंदर से 7 नंबर यही खींचकर लेकर आता था। अब यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। यह आपका 90% नंबरों के अंदर मान के चलिए कि यह पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि यही मेन टॉपिक की जान है, यही मेन टॉपिक है। इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया गया है, यहीं पर सारा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है इसका। तो यहाँ पर ये आपका पावर सेंटर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस पावर सेंटर को हमें ध्यान से पढ़ना और समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं उस फार्मूले को कि वो फार्मूला क्या था। हमने एक तरीका पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा तरीका यह था, इस प्रकार का एक फार्मूला x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a, यह हमारा फार्मूला होता है। यह हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम रूट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? रूट्स फाइंड करते हैं। किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कौन सी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c = 0, जहाँ पर a ≠ 0 होता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने का यह फार्मूला मेथड हमें मैथमेटिक्स के अंदर दी गई है। तो यह हमें इस वर्ष चैप्टर से गायब है और यूज़ है तो बहुत ही कम, कहीं न कहीं रूट के मामले में यूज़ किया गया है। तो हमें इसे बेसिकली समझना होगा, क्योंकि यहीं से हमारी नेचर ऑफ रूट की उत्पत्ति होती है। इसी फार्मूले पर यह नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है। यह फार्मूला होता था। x² में a
बी और सी ये आपके रियल नंबर थे। ए बी सी आपकी रियल नंबर है। इन रियल नंबर का यूज़ यहाँ पर माइनस बी, डी यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ पर बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पर ये 2a है। इस प्रकार से इसके अंदर रख के आपको दो बार, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके यहाँ पर रूट फाइंड किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन इस फार्मूले से का यूज़ करके करते हैं, उसके बाद आपको ये प्रॉपर पूरा मसला समझ में आएगा कि नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन कोई भी उठाकर ले लेते हैं, किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इससे कर देते हैं। कोई एक क्वेश्चन उठाकर ले आते हैं, कोई क्वेश्चन हमारा बेहतर क्वेश्चन क्या है, हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हम इस क्वेश्चन को फार्मूला का यूज़ करके और सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं और आपको उसी बीच मैं ये बताऊंगा कि नेचर ऑफ रूट किस प्रकार से इससे कनेक्ट है और इसकी आवश्यकता हमें पढ़ने की क्यों लग रही है। तो हम यहाँ पर इसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कर देते हैं। जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी। ए की वैल्यू यहाँ पर आती है, ए की वैल्यू 1 आती है, बी की वैल्यू आती है -3 और सी की वैल्यू आती है -10। इस प्रकार ए, बी और सी की वैल्यू आप निकाल कर ले आए। इस इक्वेशन से तुलना करके, इस इक्वेशन से कंपैरिजन करके, किससे कंपैरिजन किया आपने? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन से। अब हमारा फार्मूला लगता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से हमें दो रूट फाइंड होते हैं, दो रूट प्राप्त होते हैं। गेटिंग ए रूट यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए इसमें पुट करते हैं वैल्यू। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ पर है, क्या है? बी की वैल्यू -3 है, -3 मैंने पुट कर दी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है यहाँ पर 1 और सी की वैल्यू है -10 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1। थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ पर होता है प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए यह लिखा हुआ है प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर। माइनस का कोई भी नंबर हो उसका अगर स्क्वायर हुआ तो वह प्लस में होता है, क्योंकि माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि -3 का मल्टीप्लाई -3 से है तो यह हो जाता है आपका +9, तो यहाँ पर हो जाता है +9। और यहाँ पर 10 का अगर 4 से करते हैं तो 10 का 4 से करते हैं और माइनस माइनस प्लस, तो यह हो जाता है 40 अपॉन इसके यहाँ पर 2 है। तो इस प्रकार यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके आगे थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं इसे। यहाँ से आगे जब बढ़ते हैं इससे लेकर हम, तो यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगा के x इक्वल टू प्लस माइनस x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 9 और 49, यहाँ पर 9 और 40 ऐड होते हैं तो हो जाते हैं 49 अपान यहाँ पर आता है 2। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर देते हैं। मैंने कुछ बड़े बड़े डिजिट लिख दिए हैं। तो x इक्वल टू यहाँ पर होता है 3 प्लस माइनस 49, तो 3 प्लस माइनस 49 का अगर अंडर रूट निकालें, थोड़ा सा यहीं लिख देता हूँ मैं इसे, 3 प्लस माइनस 49 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 7 अपॉन 2। तो फाइनली आपकी जो स्टेप आती है x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। अब आप बात को समझिए, यहाँ पर आ जाती है 7 अपॉन 2। अब यहाँ से हम एक बार प्लस और एक बार माइनस लेने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यदि आप यहाँ से पॉजिटिव नंबर लेते हैं, मतलब आप यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेते हैं, तो x इक्वल टू 3 प्लस 7 अपॉन 2 मतलब 7 3 10/2, कुल मिलाकर आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 5। और जब आप नेगेटिव लेंगे यहाँ से तो x इक्वल टू 3 माइनस 7 अपॉन 2 मतलब -4 अपॉन 2 मतलब -2 आ जाएगा और x की वैल्यू प्राप्त होगी -2। तो इस प्रकार आपको दो वैल्यू x की प्राप्त होती है। एक वैल्यू आपको प्राप्त होती है 5 और एक वैल्यू प्राप्त होती है -2। यहाँ पर दो वैल्यू आपको निकल कर
आ जाती है, जो कि इस इक्वेशन के रूट हैं, जो कि इस इक्वेशन के रूट है। कुल मिलाकर ये जो आपका फार्मूला है यह रूट फाइंड करने के लिए फार्मूला बना हुआ है। हमने रूट फाइंड कर लिए, आ भी गए। अब हम कंडीशन समझते हैं कि इस फार्मूले में दिक्कत कहाँ आ सकती है। सबसे बड़ी चीज़ है इस फार्मूले के अंदर कि हमने यहाँ पर प्लस माइनस किया, इस स्टेप के अंदर प्लस माइनस 7 किया, अब प्लस माइनस 7, तो कुल मिलाकर यह जो रूट है आपका, यह जो अंडर रूट है, यह जो अंडर रूट है, इस अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? इस अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है b² - 4ac। क्या लिखा हुआ है? b² - 4ac। इस b² - 4ac के ऊपर ही सारे आपके रूट डिपेंड करते हैं कि क्या होना है आगे, इसके रूट का होना क्या है, यहाँ से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? मान लीजिए इस अंडर रूट के अंदर, सिचुएशन नंबर 1, मान लीजिए इस अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर लिखा है b² - 4ac। कहाँ लिखा है ये? अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर यदि b² - 4ac इस पूरे का सॉल्यूशन करें, मतलब abc की वैल्यू रखी आपने और b² - 4ac को निकाला, और b² - 4ac यदि क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। कहाँ आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है। मैं इसे अब यहाँ से क्लियर करता हूँ, मैं यहाँ से अब इसे क्लियर करता हूँ और आपको थोड़ा सा और डिटेल में से समझाता हूँ। तो पहले आपने पूरी प्रक्रिया समझ ली, अब हम थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड डी को कनेक्ट इससे करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस मेथड से आप अननोन रहते कि हमने ये मेथड नहीं पढ़ी है, हमें नहीं पता है कि यह मेथड क्या होती है, ऐसा नहीं कहना है। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हमें चाहे सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन हमें आना तो चाहिए, हमें आना तो चाहिए। तो आपको यहाँ से हम फिर से लेकर चलते हैं उसी स्टेप के ऊपर जहाँ हमने इसे छोड़ा था, वह हमारा फार्मूला था। फार्मूला हम लिखते हैं अगेन। फार्मूला क्या लिखा? x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a। ये 2a अपान पूरा बटे में है इसके, ठीक है। इससे हम जो है आपके 2 रूट फाइंड करते हैं। अब आप कंडीशन समझिए। कंडीशन नंबर 1 क्या हो सकती है? यदि b² - 4ac की वैल्यू यदि 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0 हो जाए, b² - 4ac = 0 हो जाए। यहाँ पर यह 0 हो गया। इस फार्मूले के अंदर जो अंडर रूट के अंदर है वह 0 हो गया, मतलब कंडीशन ऐसी हो जाए कि अंडर रूट के अंदर आपको 0 प्राप्त हो। जब अंडर रूट के अंदर आपको 0 प्राप्त होगा तब क्या होगा? तब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? x = -b प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपान 2a। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, ये फार्मूला आगे बढ़ेगा। और अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b अंडर रूट 0 0 ही रहेगा, तो 0 0 रहेगा अपान 2a, और 0 0 रहेगा तो x = -b। इसका कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि प्लस करे या माइनस करे 0 को क्वेश्चन में कोई आंसर में कोई बदलाव नहीं आना। तो -b अपान 2a, -b अपान 2a। तो -b अपान 2a जब हम प्लस करेंगे, इसके 2 कंडीशन बन सकती है, एक प्लस की और एक माइनस की। जब आप पॉजिटिव लेंगे, जब आप नेगेटिव लेंगे। जब आप पॉजिटिव लेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा, क्योंकि आप 0 को ऐड करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। जब आप 0 को माइनस करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। कुल मिलाकर आपका जो b² - 4ac है, आपका जो b² - 4ac है, वही तय करेगा कि इसके रूट कैसे होंगे, वही तय करेगा कि इसके रूट कैसे होंगे। तो इसके रूट जानने के लिए हमें b² - 4ac की प्रकृति को जानना होगा, और यही हमारा नेचर ऑफ रूट है। यही हमारा आज का टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट मतलब अब यहाँ पर देखेंगे तो एक आपका रूट पॉजिटिव से भी यही आया, और आपका नेगेटिव अगर लेंगे तो -b अपान 2a ही आएगा। तो आपके दोनों रूट एक जैसे आ जाते हैं। एक जैसे जब आपके रूट आ जाते हैं तो आप इसे कहेंगे कि जब b² - 4ac की वैल्यू 0 हो, जब b² - 4ac की वैल्यू 0 हो, हम इस b² - 4ac को लिखते हैं डिस्क्रिमिनेट। अब डिस्क्रिमिनेट को मैं यहाँ पर d ही लिखूंगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट आपका d = b² - 4ac = 0, मतलब यदि d की वैल्यू 0 हो जाती है,
डी की वैल्यू 0 का अर्थ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की 0 वैल्यू हो जाती है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तब हमें जो रूट फाइंड होंगे वह 2 इक्वल रूट फाइंड होंगे। यहाँ पर हमने देख लिया कि दोनों रूट हमें इक्वल मिलेंगे। दोनों रूट इक्वल कब मिलेंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, जब डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका अर्थ है कि प्लस और माइनस में 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दोनों रूट एक जैसे ही आ जाएंगे। दोनों रूट एक जैसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होती है कि डी की वैल्यू 0 होने पर दोनों रूट इक्वल आते हैं। डी की वैल्यू 0 होने पर दोनों रूट इक्वल आते हैं। और दूसरी कंडीशन में हम इसके अपोजिट कह सकते हैं कि दोनों रूट इक्वल कब आते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो या डी की वैल्यू 0 हो। डी की वैल्यू 0 होने पर रूट कैसे होंगे? आपके रूट इक्वल होंगे। और रूट इक्वल कब होंगे? जब डी की वैल्यू 0 होगी। डी क्या है? डी हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, यह डी है। और डी की वैल्यू यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होती है तब हमारे रूट इक्वल होंगे। और डी की वैल्यू यदि इक्वल है तो डी 0 होगा। एक दूसरे के ये पूरक है। नंबर 1 बात आपने क्लियर हो गई होगी। मैंने 25 बार इस बात को रिपीट यहाँ पर कर दिया है। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है, हमने पहली कंडीशन यहाँ से देख ली। क्या पहली कंडीशन देखी? कि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 मिलने पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 मिलने पर रूट कैसे मिले? इक्वल मिले। सेकंड कंडीशन समझते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि अंडर रूट के अंदर कोई नंबर आ जाता है। कोई नंबर, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया था उसके अंदर 49 आ गया था। अब 49 जो नंबर आ चुका है, 49 का रूट निकलेगा। रूट निकलेगा तो कोई नंबर आएगा। कोई नंबर आएगा तो फिर इसके अंदर प्लस माइनस भी होगा। और जब इसके अंदर प्लस माइनस होगा तो दोनों कंडीशन में अलग अलग वैल्यू हमें निकल कर आएगी। तो मतलब कुल मिलाकर 2 रूट हमें मिलेंगे यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0। जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब क्या होगा? इसे सॉल्व कर लेते हैं। तब ये होगा कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस आपको पेन थोड़ा ये वाला यूज़ कर लेते हैं, प्लस माइनस। और यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, अंडर रूट के अंदर कुछ वैल्यू जरूर आएगी क्योंकि यह है पॉजिटिव, यह है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर हम यहाँ कह दिया है कि 0 से बड़ा है, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का मतलब ये मान के चलिए कि यहाँ पर अगर आ गया आपका 49, या थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 49 आ चुका है। 49 आ गया तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका इसका रूट भी निकल आएगा। इसका रूट निकल आएगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर मान लीजिए 2 है। तो यहाँ पर आप प्लस माइनस करेंगे, 2 तरह की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 2 तरह की वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए बी आपका यहाँ पर, हम इसे भी क्लियर करके कुछ लिख देते हैं। इस प्रकार की कंडीशन है कि -2 प्लस माइनस 7/3, ऐसा मान लीजिए, ऐसा है। तो आपको 2 कंडीशन है। एक पॉजिटिव कंडीशन में x बराबर -2 प्लस 7/3 रखेंगे, 7 में से 2 जाएगा तो 5/3। और जब आप नेगेटिव लेंगे इसका नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव के अंदर x इक्वल टू -2 माइनस 7/3, तो x इक्वल टू -9/3। तो यहाँ पर -3 वैल्यू आ जाएगी। एक वैल्यू -3 आ गई और एक वैल्यू 5/3 आ गई। मतलब आपको 2 रूट यहाँ पर मिल जाएंगे। और 2 रूट कब मिलेंगे? जब यहाँ से अंडर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि धनात्मक है, यदि वह वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, तो हमें यहाँ पर 2 रियल रूट प्राप्त होंगे। इसे हम रियल रूट कहेंगे। हमें यहाँ पर रूट प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हमने दूसरी कंडीशन देख ली। क्या देखी? कि d की वैल्यू यदि
अब मैं इसे डी ही कहूँगा। डी क्या है, डी इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू यदि धनात्मक होती है, 0 से बड़ी होती है, तब हमें 2 रियल रूट्स प्राप्त होते हैं। नंबर 3 कंडीशन, मान लीजिए कि इसके अंदर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या आपको मिले और वो नंबर मिले नेगेटिव, वो नंबर आपको मिल जाए नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है -5, -6, -8, इस प्रकार से मिल गया। डी की वैल्यू आपको मिलती है नेगेटिव, मतलब अंडर रूट के अंदर आपको मिल गया -7 नंबर या -9 नंबर या -8 नंबर, कुछ भी मिल गया, माइनस में मिल गया इसके कैलकुलेशन करने के दौरान। जब ये नंबर आपको माइनस में मिल जाएगा तब क्या होगा, तब ये इसका रूट एक काल्पनिक रूट निकलेगा, एक इमेजनरी रूट निकलेगा। और इस इमेजनरी रूट को हम क्लास 11th की में मैथमेटिक्स में रीड करते हैं। तो यहाँ पर इमेजनरी रूट निकलेगा जिसका कोई औचित्य नहीं है, काल्पनिक रूट रहता है, वह एक इमेजनरी रूट रहता है, वह काल्पनिक रूट रहता है। इस प्रकार का आपका रियल रूट नहीं आएगा। रियल रूट नहीं आएगा तो आपको रियल रूट मिलेगा ही नहीं। अंडर रूट की बात कर रहा हूँ मैं, आपको इसका अंडर रूट जो है एक इमेजनरी अंडर रूट मिलेगा। और इमेजनरी अंडर रूट होने के कारण इसके जो रूट मिलेंगे वह भी हमें इमेजनरी ही मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब डी की वैल्यू 0 से छोटी हो, नेगेटिव नंबर का अर्थ है कि 0 से छोटी, तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से छोटा हो, देन हमें क्या मिलेगा, तब हमें नो रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। और इस कंडीशन में हमें रियल रूट्स मिलेंगे और इस कंडीशन में हमें 2 रियल रूट्स मिलते हैं जब 0 से बड़ा होता है। मतलब आपका जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है अंडर रूट के अंदर, यही तय करता है कि इनकी क्या कंडीशन होगी। अब फाइनली एक बार और समझ लेते हैं क्या है यह। फाइनली एक बार और समझ लेते हैं क्या है यह। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि एक फार्मूले के अंदर है। फार्मूला हमारा रूट फाइंड करने का, रूट फाइंड करने के फार्मूले में हम यहीं पर इसे देखकर बता सकते हैं कि इसका होना क्या है। इसके जो रूट आएंगे उनकी नेचर कैसी होगी। उसकी नेचर 3 प्रकार से हो सकती है। एक हो सकती है रियल रूट की, एक हो सकती है इसके रियल रूट आए, एक आए नो रियल रूट, और तीसरी कंडीशन इक्वल की हो सकती है कि दोनों रूट इक्वल ही आए। तो ये 3 परिस्थितियां निर्मित होती है और 3 परिस्थितियां इस अंडर रूट के कारण निर्मित होती है। अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के कारण होती है। यदि यहाँ पर 0 है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो प्लस माइनस का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और दोनों रूट आपके इक्वल आ जाएंगे। यदि ये प्लस हुआ तो रूट निकल कर आएंगे और दोनों अलग अलग रूट होंगे, इसका अर्थ वो रियल रूट होंगे। यह इसके अंदर अगर माइनस आ जाता है तो इसका माइनस नहीं निकल पाएगा, इसका अंडर रूट नहीं निकल पाएगा, इसका अंडर रूट नहीं निकल पाएगा, तो हम कह सकते हैं कि नो रियल रूट्स यहाँ पर रहेंगे। तो इस प्रकार से यह होता है रूटों का नेचर। 3 प्रकार के नेचर हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पर है डी को हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस फार्मूले को हम अगर बदल कर लिखना चाहें तो ऐसा लिखते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। मैं इसे ऐसा भी लिख देता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। जहाँ पर d क्या है, जहाँ पर d है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हम इसी d की बात कर रहे हैं कि इसी d के ऊपर हमारे रूट्स के नेचर डिपेंड करते हैं। तो इसमें 3 टाइप से हो जाते हैं। तो रियल रूट्स हमें कब प्राप्त होंगे, जब d की वैल्यू कैसी होगी, d की वैल्यू होगी कैसी, डी की वैल्यू 3 कंडीशन है। एक डी की वैल्यू होती है 0 से बड़ी, एक डी की वैल्यू होती है 0 के इक्वल, और डी की वैल्यू होती है 0 से छोटी। तब 3 कंडीशन हमें निर्मित होती है। जब डी की वैल्यू 0 होगी तो हमें जो रूट प्राप्त होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब हमें
2 रियल रूट्स प्राप्त होंगे, और तीसरी कंडीशन है कि डी रो से छोटी होगी, तब हमें जो रूट प्राप्त होंगे वह रियल नहीं होंगे, इमेजनरी होंगे। तो इन 3 कंडीशन को आप बेहतर तरीके से शायद आप समझ गए होंगे, और यही है नेचर ऑफ रूट्स। और इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस, एक से एक क्वेश्चन आएंगे जो आपको रूट के नेचर के ऊपर रहेंगे। अगर आपने यह लेक्चर बिल्कुल बिना स्किप किए देखा और समझा तो आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले बन जाएंगे, और बहुत ही आराम से इन क्वेश्चन को आप कर जाएंगे, क्योंकि इसी के अंदर सब क्वेश्चन का राज है। यही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आई होप कि यह आपको नेचर ऑफ रूट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेचर ऑफ रूट से संबंधित क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और यदि आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब एक ही बार किया जाता है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग डबल सब्सक्राइब भी कर देते हैं, जिससे अनसब्सक्राइब हो जाता है। आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पूरे सेशन, पूरा वर्ष आपके साथ बने रहेंगे, आपको मैथ्स सिखाते रहेंगे, और आप मैथ्स को एंजॉय कीजिए, सीखिए। थैंक यू वेरी मच।